नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 अगस्त सन 2026। आज चतुर्दशी तिथि सुबह 9:09 तक रहेगी। उसके उपरांत पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। आज गुरु ग्रंथ साहिब की स्थापना दिवस है। साल 1604 में 27 अगस्त के ही दिन अमृतसर के हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर में सिखों के पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पहली बार स्थापना की गई थी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। नेपाल में बाढ़, अब तक 157 मौतें हुई, सैकड़ों लोग लापता। मानसरोवर यात्रा पर निकले 133 भारतीयों का भी सुराग नहीं। 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट समेत 19 पुल बहे। नेपाल की बाढ़ से गंडक नदी में अचानक पानी बढ़ा। बैराज के 36 गेट खोले गए। मोतिहारी, गोपालगंज समेत बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी। काम की खबर, जुलाई में सरसों का तेल नहीं मिला तो जल्द पहुंचे डिपो। हरियाणा सरकार दे रही है बचा हुआ कोटा। हरियाणा में अब ग्राम सभा बताएगी कौन परिवार है सरकारी योजनाओं का पात्र, बताएंगे पूरी अपडेट। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और IPM पर मिलेगी 4000 तक सब्सिडी। जानेंगे अप्लाई करने की अंतिम तिथि। हरियाणा के अग्निवीरों के लिए बड़ी खबर, सैन्य सेवा पूरी होते ही सरकारी नौकरी का रास्ता होगा साफ, बताएंगे पूरी अपडेट। जल भराव की समस्या जानने के लिए गुरुग्राम पहुंचे IIT प्रोफेसर, समाधान की बनाई योजना। कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं को सम्मानित कर बोले CM नायब सिंह सैनी, हरियाणा की मिट्टी में सिर्फ अन्न नहीं उगता, यहाँ चैंपियन भी पैदा होते हैं। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब ट्यूबवेल नहीं बल्कि नहरी पानी से होगी हर घर में सप्लाई। हरियाणा में सफाई कर्मियों की हड़ताल, झज्जर समेत बहादुरगढ़ में हिरासत में लिए गए कर्मी, सफाई व्यवस्था प्रभावित। और LPG सिलेंडर के लिए eKYC 31 अगस्त तक करा सकेंगे। आधार वेरिफिकेशन की डेडलाइन दूसरी बार बढ़ी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर भारत के कई राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अनुसार बात करें तो दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां इसी तरह जारी रहने की संभावना है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों यानी नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद में हल्की बौछारें पड़ने के आसार हैं, जबकि 28 अगस्त से बारिश की तीव्रता कम होगी और पारा 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग की ओर से हरियाणा के लिए कोई अलग से भारी बारिश की चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि स्थानीय स्तर पर बादल छाए रह सकते हैं और छिटपुट बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं उत्तराखंड में 31 अगस्त तक व्यापक बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में आंधी, तूफान और बिजली गिरने की भी आशंका को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान में बात करें तो 27 अगस्त यानी आज तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की संभावना जताई गई है। नेपाल में बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा 157 पहुंच गया है। सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं। इनमें नेपाल सहित 25 देशों के 403 लोग शामिल हैं। सबसे ज्यादा बात करें तो 133 भारतीय लापता हैं। सभी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे थे, जिनका अब तक कुछ अता पता नहीं चल सका है। विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक अलग अलग इलाकों में 80 सुरक्षा कर्मी भी लापता बताए गए हैं। इनमें 44 नेपाल आर्मी के जवान शामिल हैं। बाढ़ से रसुआ और धादिंग के अलावा नुआकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवल परासी ईस्ट तक के इलाके प्रभावित हुए हैं। बाढ़ इतनी तेजी से आई कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पानी और मलबे ने रास्ते में आने वाले लोगों, घरों, गाड़ियों और सरकारी ढांचे को अपनी चपेट में ले लिया। देश के 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, 19 मोटरबल पुल तबाह हो गए हैं। नेपाल चीन को जोड़ने वाले 42 किलोमीटर लंबा बेटरावती रासुआ गढ़ी हाईवे मार्ग भी बह गया है। चीन सीमा के कस्टम चेक पोस्ट पर खड़े 300 से अधिक वाहन और ट्रक भी पानी के साथ बहते हुए नजर आए। तो वहीं US जियोपॉलिटिकल सर्वे की जांच में पता चला है कि नेपाल तिब्बत सीमा पर चीन की लेहेंदे नदी में पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर गिरा। इससे नदी का बहाव रुका और पानी मलबा जमा होने के बाद अचानक से तेज बहाव आया। इस घटना से 5.2 तीव्रता के भूकंप जितनी ऊर्जा पैदा हुई थी, लेहेंदे का पानी भोटेकोसी नदी में पहुंच गया, जिससे यह बाढ़ आई। विशेषज्ञ अभी यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या घटना में ग्लेशियर झील भी टूटी थी। बारिश को फिलहाल वजह नहीं माना जा रहा है, क्योंकि नेपाल के जल विज्ञानी मौसम विभाग के मुताबिक बाढ़ से पहले रसुआ में भारी बारिश नहीं हुई थी। नेपाल के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने चेतावनी दी है कि भोटेकोसी और त्रिशूली नदी के इलाकों में खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। चीन की ओर से नदी के रास्ते में बनी झील अभी पूरी तरह खाली नहीं हुई है। लोगों से नदी के आसपास जाने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की गई है।
नेपाल के रसुआ जिले में बाढ़ से तबाही के बाद बिहार की गंडक नदी में अचानक से पानी बढ़ गया है। बिहार के बगहा स्थित गंडक बैराज के 36 गेट खोल दिए गए हैं। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार इस बाढ़ के बाद गंडक में 3 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। फ्लैश फ्लड आने की भी संभावना जताई गई है। बिहार के 8 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले पश्चिमी चंपारण, बगहा, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर शामिल है। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों को अलर्ट रहने और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम सम्राट चौधरी को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ को भी तैनात किया जा रहा है। नेपाल का पानी आने से पहले बैराज से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बैराज के पानी से जुड़ने वाली कई नहरों को भी खाली कर लिया गया है। साथ ही नेपाल से आने वाले पानी के लिए बैराज में जगहें बनाई जा रही है। गंडक नदी के किनारे बसे लोगों को ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात की गई है। गंडक नदी में करीब 3 से 4 लाख क्यूसेक पानी आने का अनुमान है। गंडक नदी के तेज बहाव को देखते हुए आसपास के गांवों को खाली करवा दिया गया है। बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई है। बिहार के जो लोग नेपाल में फंसे हैं उन्हें भारत आने दिया जा रहा है। साथ ही नेपाल के जो लोग बिहार में फंसे हैं उन्हें नेपाल भी जाने दिया जा रहा है। अन्य लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कपास किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा है कि राज्य सरकार ने कपास का उत्पादन बढ़ाने और फसलों को कीटों से बचाने के मकसद से किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एकीकृत कीट प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी आईपीएम से जुड़ी कृषि सामग्री पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इस खास योजना के तहत राज्य के कपास उगाने वाले किसान ज्यादा से ज्यादा 4,000 रुपए तक की सब्सिडी पा सकते हैं। मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि किसानों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े कृषि इनपुट की खरीद पर 50% या 2,000 रुपए प्रति एकड़ जो भी कम हो की सब्सिडी दी जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा 2 एकड़ तय की गई है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये खरीद अर्ध सरकारी, सहकारी समितियों या अधिकृत विक्रेताओं से करनी होगी। इसके बाद सब्सिडी पाने के लिए किसानों को अपने खरीद बिल कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर अपलोड करने होंगे। विभाग ने बिल अपलोड करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026 बताई है। पात्र किसान समय रहते इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा के सरकारी राशन डिपो में जुलाई महीने के अंत तक बचा हुआ सरसों का तेल अब उपभोक्ताओं को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर वितरित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा अगस्त महीने से डिपों के माध्यम से सरसों के तेल की नई आपूर्ति बंद करने के बाद ये अहम फैसला लिया गया है। नई आपूर्ति पर रोक के बावजूद प्रदेश भर के राशन डिपो पर अभी भारी मात्रा में तेल का स्टॉक शेष बचा हुआ है। प्रदेश भर के डिपो में वर्तमान में तकरीबन 20,23,874 लीटर सरसों का तेल उपलब्ध है। इस पर विभाग ने निर्देश दिए हैं कि डिपो धारक 31 अगस्त तक इस बचे हुए स्टॉक को पारदर्शी तरीके से वितरण सुनिश्चित करें। डिपो संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्थानीय स्तर पर मुनादी यानी कि सार्वजनिक घोषणा करवाकर राशन कार्ड धारकों को सूचित करें ताकि पूरा तेल समय रहते बांटा जा सके। लंबे समय से डिपो संचालक इस बचे हुए तेल के खराब होने की आशंका जता रहे थे। ऑल राशन डिपो होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने विभाग से इस स्टॉक के जल्द और पारदर्शी निपटान की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने बची हुई सामग्री को पहले आओ पहले पाओ की नीति के तहत बांटने की अनुमति दे दी है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने बुधवार सुबह चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर पहुंचकर मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन सैनी को राखी बांधी तथा उन्हें रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। डॉक्टर गुप्ता ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उत्तम स्वास्थ्य, सुख समृद्धि एवं दीर्घायु की कामना की। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन के स्नेह का पर्व नहीं बल्कि विश्वास, सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करने वाला पर्व है। यह पर्व हमें समाज में महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के प्रति अपने दायित्व को और अधिक मजबूती से निभाने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार महिलाओं और बेटियों को आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की बहनों के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों में 27 अगस्त दोपहर 12 बजे से लेकर 28 अगस्त मध्य रात्रि 12 बजे तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने प्रदेश की सभी बहनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व प्रत्येक परिवार में प्रेम, विश्वास, सम्मान और खुशियों को और मजबूत करें तथा हरियाणा की हर बेटी और बहन के जीवन में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा और सम्मान का प्रकाश लेकर आए।
बारिश के बाद जलभराव से होने वाली परेशानी को खत्म करने के लिए अब स्थायी समाधान की दिशा में काम तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में IIT गांधीनगर के प्रोफेसर विवेक कपाड़िया और प्रोफेसर उदित भाटिया ने बुधवार को MCG और GMDA अधिकारियों के साथ गुरुग्राम के सुभाष चौक और राजीव चौक समेत जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। टीम ने पानी के संग्रहण और निकासी की संभावना का जायजा लेकर तकनीकी समाधान पर चर्चा की। प्रस्तावित योजना के तहत जलभराव वाले स्थानों के आसपास उच्च क्षमता के भूमिगत स्टोरेज टैंक और इंजेक्शन वेल विकसित किए जाएंगे। बारिश के दौरान जमा होने वाले पानी को पहले टैंकों में संग्रहित किया जाएगा। इसके बाद इंजेक्शन वेल के जरिए पानी को जमीन के भीतर पहुंचाने की व्यवस्था होगी। इससे कम समय में अधिक वर्षा जल का निस्तारण करने में मदद मिल पाएगी। योजना के अनुसार अलग अलग स्थानों पर 48 से 80 लीटर प्रति सेकंड क्षमता वाले इंजेक्शन वेल बनाए जाने का प्रस्ताव है। IIT गांधीनगर के विशेषज्ञों के मुताबिक तैयार की जा रही योजना का उद्देश्य बारिश के दौरान तत्काल पानी निकालने के साथ साथ जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान तैयार करने पर भी जोर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाने को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर परिवार तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है और इसके लिए जलापूर्ति व्यवस्था को लगातार मजबूत भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चंडीगढ़ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ प्रदेश में जलघरों और पेयजल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न जिलों में पेयजल व्यवस्था, जलघरों की मौजूदा स्थिति और पानी की गुणवत्ता से जुड़े विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां पुराने वाटर वर्क्स ईंटों से बने हुए हैं उन्हें चरणबद्ध तरीके से RCC यानी सीमेंट कंक्रीट आधारित बनाया जाए। सरकार का मानना है कि आधुनिक और मजबूत संरचना वाले जलघरों से पेयजल भंडारण तथा आपूर्ति व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमिगत जल के कारण कई क्षेत्रों में पानी की गुणवत्ता प्रभावित होने की स्थिति सामने आती है। ऐसे में जलापूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ वैकल्पिक जल स्रोतों को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। इसी दिशा में सरकार नहरी पानी आधारित जलापूर्ति व्यवस्था को प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री ने ट्यूबवेल आधारित वाटर वर्क्स को नहरी पानी आधारित बनाने के निर्देश दिए। इसका उद्देश्य भूमिगत जल पर निर्भरता कम करना और लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध करवाना भी है। सरकार का जोर ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर है जिससे कि भविष्य में भी प्रदेश के लोगों को पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके। अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते मंगलवार शाम 7 बजे से शुरू हुआ हंगामा देर रात 1 बजे तक चला। 3 अलग अलग स्थानों पर कूड़ा उठाने के प्रशासनिक प्रयासों का विरोध करते हुए सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया। झज्जर के भगत सिंह चौक और बीकानेर चौक पर प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। घटनाओं के क्रम में सफाई कर्मियों ने कूड़ा उठाने आए पुलिस कर्मियों पर कूड़ा फेंक दिया, जिसके जवाब में पुलिस ने 70 से अधिक सफाई कर्मियों को हिरासत में ले लिया। पहले भगत सिंह चौक पर कार्रवाई हुई और फिर रात 1 बजे बीकानेर चौक पर कार्रवाई की गई। हिरासत में लिए गए सफाई कर्मियों को रोडवेज बसों में बैठाकर विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया और अल सुबह 3 बजे उन्हें रिहा कर दिया गया। बुधवार को भी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहे और नगर परिषद कार्यालय में धरने पर बैठे। उन्होंने अपनी हड़ताल को अगले 4 दिनों के लिए और आगे बढ़ा दिया है। रात को कर्मियों को हिरासत में लेने के बाद प्रशासन ने शहर की सभी डंपिंग साइटों पर सफाई कार्य पूरा करा लिया है। सरकार के कल्याणकारी योजनाओं को लाभ सही और पात्र परिवारों तक पहुंचाने के लिए हरियाणा सरकार ने गांव स्तर पर परिवारों की जानकारी की जांच शुरू कर दी है। इस काम में ग्राम सभाओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। ग्राम सभा के सामने परिवार की आय, सदस्यों की संख्या, रोजगार और मकान की स्थिति जैसी जानकारी रखी जाएगी और स्थानीय स्तर पर इसका सत्यापन किया जाएगा। अभी तक प्रदेश के 23 जिलों में से 13 जिलों में 166 ग्राम सभाओं के माध्यम से कुल 1309 परिवारों को सत्यापन किया जा चुका है। यह अभियान करीब 1,66,000 परिवारों की आय से जुड़े लंबित मामलों के सत्यापन के बाद शुरू किया गया है। अब इसका दायरा बढ़ाकर 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया है। सत्यापन में सबसे पहले परिवार के सदस्यों की जानकारी जांची जाएगी। इसके बाद AAY यानी अंत्योदय अन्न योजना लाभार्थियों और कम आय वाले परिवारों की स्थिति देखी जाएगी। कच्ची छत वाले मकानों का मौके पर जाकर सत्यापन किया जाएगा और परिवार के सदस्यों के साथ इसका फोटो भी लिया जाएगा। साथ ही परिवार के कमाने वाले प्रत्येक सदस्य का व्यवसाय भी दर्ज किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे सरकारी योजनाओं के लिए उपलब्ध आंकड़े अधिक सटीक यानी सही होंगे और पात्र परिवारों तक योजनाओं को लाभ पहुंचाने में भी मदद मिल पाएगी। रोहतक के गांव खिड़वाली में ग्रामीणों ने पाखंडवाद और कथित ढोंग के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने आर्य समाज की मुहिम का समर्थन करते हुए रामपाल की विचारधारा का विरोध करने की बात कही। ग्रामीणों का आरोप है कि रामपाल ने सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक बातें कही हैं, जिससे समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। गाँव के ग्रामीणों ने कहा कि पाखंडवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने दावा किया कि गाँव खिड़वाली के लोग ढोंगियों और अंधविश्वास के खिलाफ है और ऐसी विचारधारा को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ग्रामीणों ने आरोप
लगाया कि रामपाल सनातन धर्म के खिलाफ गलत बातें कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम, हनुमान और परशुराम को लेकर रामपाल की ओर से कथित तौर पर की गई टिप्पणियों से हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंचा है। उन्होंने कहा कि यदि समाज से पाखंडवाद खत्म नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ग्रामीणों ने लोगों से भी ऐसी कथित भ्रामक विचारधाराओं से सावधान रहने की अपील की है। साथ ही ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि रामपाल की ओर से कथित तौर पर ऐसी किताबें प्रकाशित की गई हैं जिनके जरिए लोगों में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। हालांकि रामपाल पक्ष की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत हरियाणा से सेना में भर्ती हुए अग्निवीरों का पहला बैच अब किसी भी समय अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा कर वापस लौट सकता है। इसे देखते हुए हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए सीधी भर्ती कोटे में आरक्षित पदों की उपलब्धता का विस्तृत ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अग्निवीरों के सैन्य कार्यकाल के बाद उन्हें सरकारी सेवा में अवसर उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक पदों की जानकारी पहले से तैयार रहे। अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के सामने भविष्य के रोजगार का सवाल महत्वपूर्ण रहा है। ऐसे में हरियाणा सरकार की ओर से आरक्षित पदों का ब्यौरा जुटाने की कवायद को अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार से जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में विभागवार रिक्तियों का आंकड़ा सामने आने के बाद सरकार इस दिशा में भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकती है। सरकारी तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए ई-केवाईसी पूरा करने की डेडलाइन अब आगे बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी है। जिन ग्राहकों ने अभी तक अपनी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की है उन्हें कंपनियां मैसेज भेज रही हैं। ई-केवाईसी की डेडलाइन दूसरी बार आगे बढ़ाई गई है। इससे पहले आधार वेरिफिकेशन की आखिरी तारीख 16 अगस्त थी, जिसे बढ़ाकर अब 23 अगस्त किया गया और अब 31 अगस्त कर दी है। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले ग्राहकों को सिलेंडर के लिए ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते हैं। यही नहीं, बुकिंग रुक सकती है और उज्ज्वला कनेक्शन वालों की सब्सिडी भी बंद हो सकती है। यह नियम पुराने और नए दोनों ग्राहकों पर लागू होगा। हालांकि ई-केवाईसी की डेडलाइन अभी तय नहीं है। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है, लेकिन लंबे समय तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर कनेक्शन ब्लॉक भी हो सकता है। नियमों के मुताबिक तय समय सीमा तक वेरिफिकेशन न कराने वाले उपभोक्ता अस्थायी रूप से घरेलू या फिर रियायती दरों पर सिलेंडर पाने का अधिकार खो देंगे। उन्हें ई-केवाईसी पूरी होने तक कॉमर्शियल रेट पर गैस सिलेंडर खरीदना पड़ सकता है, जो कि घरेलू रेट से काफी महंगा होता है। हालांकि ग्राहकों का कनेक्शन रद्द नहीं किया जाएगा। ई-केवाईसी के लिए जिस कंपनी का गैस इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करें, जैसे कि इंडेन, एचपी या भारत ऐप का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ऐप में दिए गए ई-केवाईसी के ऑप्शन को चुनकर आप इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के पदक विजेताओं के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि आज हमारे सामने हरियाणा के खेल सितारे बैठे हैं, जिन्होंने ग्लासगो में अपने दमखम और प्रतिभा का डंका पूरी दुनिया में बजाया है। आज हर हरियाणवी का सीना गर्व से चौड़ा है। हरियाणा की मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ खेतों में सिर्फ अन्न नहीं उगता, यहाँ चैंपियन भी पैदा होते हैं। सीएम ने कहा कि ग्लासगो में तिरंगा ऊंचा करने वाले हरियाणा के पदक विजेताओं और प्रत्येक प्रतिभागी खिलाड़ी का दिल से अभिनंदन। ओलंपिक खेलों में आप जैसे खिलाड़ियों के बलबूते हम भारत को दुनिया की बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरते हुए देखेंगे। मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल मिलाकर 39 पदक जीतकर भारत को चौथा स्थान दिलाया। इन खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 122 खिलाड़ियों में से 24 खिलाड़ी हरियाणा के हैं। आज 24 खिलाड़ियों को 13,97,50,000 रुपए के नगद पुरस्कार दिए जा रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 183 अंक गिरकर 77,473 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 127 अंक की गिरावट देखने को मिली और ये 24,208 पर बंद हुआ। आईटी, रियल्टी और एफएमसीजी शेयर्स में बिकवाली अधिक देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ सोने की कीमतों में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 704 रुपए घटकर 1,61,000 रुपए पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत की बात करें तो 1111 रुपए बढ़कर 2,43,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,47,785 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। सोना साल 2026 में अब तक 29,000 रुपए महंगा हो चुका है। अभी जो भावी हालात नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि दिसंबर तक सोने की कीमत 1,17,000 रुपए पर पहुंच सकती है। चांदी की कीमत भी 3 लाख रुपए तक जा सकती है। वहीं $1 का रेट 95 रुपए 43 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।